हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका आगे एग्जाम है, जिनका हो गया है एग्जाम, वो तो टेंशन फ्री होंगे, है ना। तो तुम लोग जिनका हो गया है, अभी 2-3 दिन तो रेस्ट करो, फिर उसके बाद यूपी टेट की तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म आने ही वाले हैं। अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, मिक्स हैं, सीडीपी के भी हैं, ईवीएस के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। बाकी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है कॉलेज विद भावना, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है भावना त्यागी ऑफिशियल। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये फेसबुक का पेज है जहां आपको टीचिंग रिलेटेड सारी अपडेट मिलेंगी। बाकी टेलीग्राम पे तो आप जुड़े ही हुए हैं, जहां आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं, और यूट्यूब हमारा अपना चैनल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, आंसर बताइएगा। आज का पेपर कैसा रहा? जिनका आज एग्जाम था, जो अब तक मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा एग्जाम गया है, क्या आया था, क्या नहीं आया था, ठीक है। तो सबका रिव्यू जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ कैन अ टीचर फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग। देखो क्रिएटिविटी से ना डेली क्वेश्चन आ रहा है, कल भी आया है, परसों भी आया है, ठीक है। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। एक शिक्षक रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ए ऑप्शन है बाय कीपिंग कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर्स, कि शिक्षार्थियों पर निरंतर निगरानी रखकर, या फिर बी ऑप्शन है बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर्स, क्या है प्रत्येक शिक्षार्थी से पूर्णता से कम कुछ भी उम्मीद ना करें, कि भाई सभी अच्छे होने चाहिए, है ना। सी ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज, कि अलग अलग तरीके से शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करें। डी ऑप्शन है बाय सेलेक्टिंग वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटीज फॉर लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम रिजिड डायरेक्शन टू फॉलो, कि शिक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें पालन करने के लिए कठोर निर्देश प्रदान करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भाई हमें ना तो रिजिड डायरेक्शन देनी है बच्चे को, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। और ये भी गलत है कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि भैया तुम्हें टॉप ही करना है। तो हर कोई तो नहीं कर सकता टॉप, है ना। और जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हर कोई तो पूरी नहीं कर सकता उसे, तो ये भी गलत है। और बच्चों पे निगरानी बना के रखें कि बच्चे बिल्कुल भी शोर ना करें, टाइम टू टाइम काम कंप्लीट करें, तो ये भी गलत है। सबसे बढ़िया है कि बच्चों को मौके देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी। भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें, तभी तो पता चलेगा कि किसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एनईपी से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, एनसीएफ एनईपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इन दा होगा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? बताओ भाई, नोट पूछा है, ठीक है। ए ऑप्शन है इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, कि ये जरूरी है कि क्या है आइडेंटिफाई करें और जो यूनिक कैपेबिलिटी है बच्चे की उसे फोस्टर करें, उसे बढ़ावा दें, उसे पोषित करें, ठीक है। बी ऑप्शन है एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स, कि किस पे जोर दें? बच्चे के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, ना कि रोट लर्निंग पे और लर्निंग फॉर एग्जाम्स, या फिर एग्जाम्स के लिए ये रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, बच्चे के कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। सी ऑप्शन है देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, कि क्या तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर उचित ध्यान देना। डी ऑप्शन है, ऊपर कर देती हूँ, टीचर शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लियंस इन चिल्ड्रन, कि शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बताओ भाई। गलत पूछा है कि एनईपी किसके लिए नहीं कहती। भाई एनईपी कहती है बच्चा जितना कर सकता है उसे आइडेंटिफाई करो और जो करना चाह रहा है उसे फोस्टर करो, उसकी जो यूनिक कैपेबिलिटी है उसे और बढ़ाओ आगे, ठीक है।
बी ऑप्शन भी ठीक है कि बच्चे के हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ना कि उसे रटवाना है, ठीक है। सी ऑप्शन भी ठीक है कि बच्चे के अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी, उसके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, बच्चा कुछ इनोवेट करे, नया करके देखे, कुछ सोच पाए। लेकिन डी ऑप्शन हमारा गलत है कि टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, रिवार्ड पे। ये बात गलत है, टीचर को ना ही रिवार्ड पे फोकस करना है ना ही पनिशमेंट पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए भाई, एसर्शन रीजन से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आज सीडीपी में आए हैं एसर्शन और रीजन से, और ऐसे ही कल आए हैं, परसों आए हैं, मतलब जब भी पेपर हो रहा है डेली डेली क्या है, एसर्शन रीजन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तुम अगर छोटा क्वेश्चन है तो 10 सेकंड 20 सेकंड में पढ़ लोगे, लेकिन इसे पूरी 1 मिनट लगेगी पढ़ने में। अगर नया क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई, तो सोचोगे कि एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है नहीं, है ना। तो इसलिए एग्जामिनर पेपर को लेंदी करने के लिए क्या कर रहा है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो बताइए, एसर्शन है अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन अ प्राइमरी क्लासरूम इज असेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के भाषा विकास के लिए प्राथमिक कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण आवश्यक है, यानी अच्छा एनवायरनमेंट हो जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो सके, ठीक है। रीजन क्या है, इमोशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, कि तर्क यह है कि सीखने में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए, दोनों सही है, दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेशन है एक ही, या फिर दोनों सही है दूसरा नहीं है एक्सप्लेनेशन, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं। भाई देखो, सही तो दोनों ही है कि बच्चे को क्या है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए सीखने के लिए। रीजन नहीं है ये वाला रीजन नहीं है इसका, लेकिन ये पॉइंट ठीक है कि इमोशन क्या है, सीखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका तर्क नहीं है। वैसे दोनों ठीक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं सोच रही हूँ कि कल एक क्लास रख लेते हैं, 40-50 क्वेश्चन रखेंगे, उसमें एसर्शन और रीजन वाले सारे क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से कमांड हो जाएगी, है ना। क्योंकि पेपर में फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत हो जाएगी, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन ए, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम। एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए कि भाई अलग अलग क्या है, रिलीजन से बच्चे आते हैं, कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं, तो टीचर को क्या है, विभिन्नता को समझना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है, लर्नर्स इन क्लासरूम कंप्राइज अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी क्या है, क्लासरूम में क्या है, लर्नर्स कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। बताओ ये बात सही है क्या, दोनों सही है दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक ही, या फिर दोनों सही है दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दोनों गलत है। देखो भाई, क्लासरूम में क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, एक जैसा ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, हेट्रोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा गलत है, लेकिन ए हमारा ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। मिक्स ग्रुप होना चाहिए, एक जैसी क्लास तो कभी नहीं हो सकती कि एक जैसा ही बच्चे सब सीख रहे हैं, एक ही लेवल के बच्चे हैं, एक ही स्पीड के साथ सीख रहे हैं, सभी एक ही जैसे हैं, एक जैसे माइंड के, तो यह क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, एसर्शन फियर ऑफ फेलर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। क्या है, प्रत्येक बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का डर और उपलब्धि हासिल करने का दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है भाई। प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों को कि तुम्हें अच्छे नंबर ही लेके आने हैं, तुम्हें ये अचीव ही करना है, तो बच्चे को प्रेशर नहीं करना है और ना ही उसे डर में रखना है। रीजन क्या है कि फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, कि बच्चा कब अच्छे से सीख सकता है, जब वो फिजिकली भी फिट हो और क्या है, इमोशनली भी फिट हो, और उसके क्या है, इमोशंस को समझा जाए क्लास में, ठीक है, उसे सिक्योर फील हो, स्वीकृत महसूस हो उसे, ठीक है।
तो दोनों ही सही लग रहे हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पजेस्ड बाय। देखो हार्वर्ड गार्डनर से अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अभी बहुत सारी शिफ्ट आके बची हैं, बहुत सारी डेट बची हैं पेपर की, तो पता नहीं है कौन से पेपर में आ जाए, तो इसलिए रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहना चाहिए। ठीक है भाई, अभी हम 4-5 पेपर हो चुके हैं, लेकिन आगे भी तो बहुत होने हैं। अब की बार क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे थे, अब की बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। एग्जामिनर कमर कस के बैठे हैं कि भैया इतने सेट हम बना चुके हैं। ठीक है, तो तुम भी अपनी कमर कस लो। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पजेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नॉवल सिचुएशन। बताओ भाई, जो लोग नई स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। क्या सोचते हैं? अलग सोचते हैं, कुछ इनोवेट सोचते हैं, कुछ नॉवल सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ये हिंदी वालों को नहीं दिख रहा होगा, है ना। आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, क्या है, डाइवर्जेंटली सोचते हैं, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये इस तरह के वर्ड जहां भी मिले ना आपको, तो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, क्रिटिकल नहीं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जहां भी ये वर्ड मिले, इनोवेट, नॉवल, आउट ऑफ बॉक्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और क्या है, यूनिक। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, और नॉवल हो गया, इनोवेशन हो गया, आउट ऑफ बॉक्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ यूनिक। तो ये क्या होती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। यानी बच्चा कुछ क्या है, यूनिक सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, कुछ नया सोच रहा है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है, कुछ ओपन एंडेड सोच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ रहा है। क्रिएटिव होता है कुछ यूनिक, कुछ अलग सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ इनोवेट सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचना यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचना, ओपन एंडेड सोचना यानी मुक्तन सोचना, कुछ यूनिक, आउट ऑफ बॉक्स सोचना। तो ये क्या होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। बताओ भाई, Which of the following represent a national initiative taken by the Ministry of Education in 2001 to ensure that every child in the country attains foundational literacy and numeracy? निम्नलिखित में से कौन सा 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक राष्ट्रीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा क्या है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त कर सके। यानी क्या है, बच्चे को कम से कम नंबर की नॉलेज तो हो। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, समग्र शिक्षा के अंदर, साक्षर भारत के अंदर, या फिर निपुण भारत के अंदर, या फिर सक्षम भारत के अंदर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा। ये होगा निपुण भारत। इससे क्वेश्चन आया है, निपुण की फुल फॉर्म पूछी गई है। निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी। ठीक है, दिख रहा है भाई, ये निपुण की फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। यानी क्या है, निपुण के अंतर्गत ये है कि बच्चे को एटलीस्ट नंबर की नॉलेज तो होनी चाहिए, ये एंश्योर हो। तो ये क्या है, निपुण की फुल फॉर्म है, ये पूछी गई है, तो इसे याद रखना, क्या पता आगे रिपीट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। National Education Policy 2020 proposes that should be encouraged to promote। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्ताव है कि इसे बढ़ावा देने का साहस किया जाए। क्या किसे बढ़ावा देना है, रोट मेमोराइजेशन या रिकॉल। रोट मेमोराइजेशन क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रिकॉल। देखो भाई, रिकॉल क्या होता है, नेगेटिव ऑप्शन होता है, याद करना, तो ये तो कट गया।
क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है, लेकिन रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना, तो ये भी कट गया। और यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों ही कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि एनईपी कहती है कि बच्चे की क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो यानी अनुभवात्मक शिक्षण हो और शिक्षा हो और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। स्कूल टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स to children and expect them to act accordingly. The school acting as an agency of socialization, यानी स्कूल बच्चों को एक नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उनके उसके अनुसार कार्य करें। विद्यालय सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो स्कूल कौन सा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, बताओ भाई। प्राइमरी है या फिर कंस्ट्रक्टिव है या फिर सेकेंडरी है या फिर एनालिटिकल है। तो स्कूल क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छे लड़के अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होता है, बताओ भाई। कौन से स्टेज में होता है और कौन से लेवल में होता है, ये लेवल पूछा गया है। 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तो दोनों कट गए, ये दोनों ऑप्शन में से एक बचा है। ये किसके अंदर आता है, थर्ड स्टेज के अंदर आता है, तो ये है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, पारंपरिक स्तर। ठीक है भाई, बच्चा क्या है, अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है, अपनी इमेज बनाने में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स, द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट एंड इंटेंशंस ऑफ अदर इज नोन एज। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को जाना जाता है। बताओ भाई, जो दूसरों के मूड, दूसरों के इंटेंशंस, दूसरों के टेम्परामेंट को समझ सके, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, बॉडीली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी क्या है, शरीर, कानेस्थेटिक बुद्धि शारीरिक, कुछ इसे और हिंदी में बोलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो वो होती है जिन्हें भाषाई बुद्धि होती है, जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी होती है, लैंग्वेज फ्लुएंसी होती है, जैसे कि प्रेस रिपोर्टर वगैरह हैं ये। ठीक है, बॉडीली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर जिम्नास्ट आ जाता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो दूसरों के मनोभाव को समझ लेते हैं, दूसरों के इंटेंशंस को समझ लेते हैं। अब किसी को डिप्रेशन हो रहा हो तो किसके पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट सामने से देख के समझ लेता है। तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि दूसरों के मूड, दूसरों के टेम्परामेंट, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले कौन होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। इंट्रापर्सनल यानी खुद को समझने वाले, जैसे कि सदगुरु। ठीक है, सदगुरु वगैरह। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फादर टू हिज सन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा पिता अपने पुत्र के कथन में परिलक्षित होता है। लड़की की तरह मत रो, तुम लड़के हो। एक मतलब कोई फादर अपने बच्चे को कह रहा है कि तुम लड़के हो, लड़की की तरह मत रो। तो ये क्या है, जेंडर आइडेंटिटी है, यानी लिंग की पहचान करा रहा है वो, कि बेटा ऐसे तो लड़कियां रोती हैं, तुम लड़कों की तरह लड़के हो, लड़कों की तरह रो हैं। या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, कि पहले से सोच बनी आ रही है कि भैया लड़के इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि रोते नहीं है और लड़कियां इतनी वीक होती हैं कि रोती है। भैया लड़के भी रोते हैं और लड़की भी रोती है, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर इक्वलिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई। जिसके इमोशंस अच्छे होते हैं वो सब रोते हैं, और जो पत्थर दिल होंगे तो वो तो रोंगे ही नहीं, है नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये क्या है, रूढ़िवादिता है, कि भैया लड़के तो रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, सब रोते हैं, है ना। बी ऑप्शन ठीक है। लड़कों की जॉब न लगे तो देखो कैसे रोएंगे।
13 क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मजाक कर रही थी वैसे मैं, लेकिन रोते सभी हैं जिसके अंदर दिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के समावेशन के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है, बताओ। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एक रणनीति बढ़िया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कि क्या है सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई माध्यम का उपयोग करें। सेकेंड ऑप्शन है प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग एज प्री नीड्स ऑफ स्टूडेंट, क्या करें छात्रों की पूर्व आवश्यकताओं के रूप में व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग, कि क्या करें प्रक्रिया उन्मुख सीखने की बजाय क्या करें परिणाम उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड इग्नोरिंग द डाइवर्सिटी इन क्लास, कि क्या है विविधता को इग्नोर कर दे, सभी के लिए सेम स्टैंडर्ड हो। तो भैया ये तो गलत बात है, हमें तो सभी को एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। हमें क्या है प्रोसेस अप्रोच है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, इसे फॉलो करना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो ये भी गलत है, हमें क्या है प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। ठीक है, तो थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। सेकंड ठीक है कि क्या प्रमोट करें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, यानी जिस तरह का बच्चा है उसे उसी तरह से केटर करें, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है भाई, बच्चे को कम दिख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग तो तुम उसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, अगर कम दिख रहा है आगे बैठाओगे, नहीं तो उसके लिए ब्रेल का प्रावधान होगा, टैक्टाइल मटेरियल दिया जाएगा उसे। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, क्या मल्टीपल मीन्स के थ्रू पढ़ाएंगे कंटेंट को, तो ये भी ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बताओ भाई। अ टीचर हु बिलीव्स दैट ऑल स्टूडेंट in her class are capable of improving their performance by studying more attribute the children's success to their। एक शिक्षक जो मानता है कि उसकी कक्षा के सभी छात्र अधिक अध्ययन करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम हैं, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको जाता है, एबिलिटी को कि बच्चे क्या हैं योग्य हैं, या फिर एफर्ट्स को, या फिर एंजाइटी को, या फिर जेनेटिक मेकअप को। देखो भाई जेनेटिक मेकअप एक तरीके से काम कर सकता है लेकिन हर एस्पेक्ट पे काम नहीं कर सकता। एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे का मेंटल लेवल पीछे रह जाता है, उसकी मेहनत काम करती है ना। जैसे कि 12th क्लास तक सभी पढ़े हैं, 12th क्लास में कोई ऐसा है कि 90 प्लस का बच्चा है और आप जो है 70 प्लस के हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 12th के बाद मेहनत कर रहे हैं, उस बंदे ने मेहनत छोड़ दी है, तो आप उसे पीछे छोड़ देंगे, आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप क्या है बराबर एफर्ट्स लगा रहे हैं, और जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप लाइफ में आगे जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, लाइफ में एफर्ट्स लगाते रहिए, आगे जाते रहिए, कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिलेगा। भाई एक गवर्नमेंट जॉब ही नहीं धरती पे सब कुछ बची है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, लगातार एफर्ट्स लगाते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है या सरकारी नौकरी नहीं लगी तो सब कुछ खत्म हो गया धरती पे से, भैया ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी तो एक झटके में लगती है, सही बताऊं तो। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं तैयारी इतने सालों से कर रहे हैं, नहीं लग पाती। किसी की ऐसी होती है कि रिसेंट में कोई तैयारी कर रहा है एकदम लग जाता है, तो इसका कोई पता नहीं है। तो सरकारी नौकरी से किसी को हम आंक नहीं सकते, है ना। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अनुज टीचेज ईवीएस टू क्लास 3rd and always does brainstorming immediately after introducing any topic to his students. Which of the following would this strategy promote? अनुज तीसरी कक्षा को ईवीएस पढ़ाता है और हमेशा अपने छात्रों को किसी भी विषय से परिचित कराने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, आइडियाज, नए आइडियाज आना, नए आइडियाज लगाना। ठीक है, यह रणनीति निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देगी? रोड लर्निंग को कि रटना सीखना। बी है पर्सपेक्टिव टेकिंग कि बच्चा अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करेगा, उसे हैबिट हो जाएगी।
क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा कि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा। इंक्वायरी अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा, पूछताछ आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, नए नए आइडियाज क्रिएट कर रहा है, बच्चों को सोचने में मजबूर कर रहा है। तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव टेकिंग भी बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, इंक्वायरी भी बढ़ेगी, लेकिन रोट लर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन के अंदर ये दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सीखना इससे प्रभावित होता है, किससे? साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी मनोवैज्ञानिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक, स्कूल रिलेटेड फैक्टर स्कूल से संबंधित कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर शिक्षक संबंधित कारक, इसमें और भी ऐड हो सकते थे फैमिली रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, तो क्या है, लर्निंग तो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस भी होती है और अफेक्ट भी होती है, प्रभावित भी होती है और क्या है, अफेक्ट भी होती है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन कौन से ठीक होंगे। भाई साइकोलॉजी से भी अफेक्ट होगी, सोशियो कल्चरल से भी अफेक्ट होगी, स्कूल से भी अफेक्ट होगी, टीचर से भी अफेक्ट होगी, अगर फैमिली होता तो फैमिली से भी अफेक्ट होगी, एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होगी, तो सभी से ही होगी। तो सभी कौन से ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, डी के अंदर दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। आज आया नहीं, कल आया था ADHD का क्वेश्चन। विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बताओ भाई, ADHD वाले बच्चों के शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है। ADHD क्या होता है, जो बच्चे ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एक जगह ज़्यादा बहुत देर तक किसी भी काम में नहीं रुक पाते। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचिंग इज अ प्राइमरीली थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन। क्या है, अत्यधिक संरचित वर्ग जहां शिक्षण मुख्य रूप से मौखिक निर्देशों के माध्यम से होता है, ऐसी उनके लिए अच्छी रहेगी, इफेक्टिव रहेगी ये क्लास। या फिर क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यानी क्लास कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, टाइम टेबल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट, और बच्चा क्या है, अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे कोई भी टास्क। सी ऑप्शन है, क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट स्टिल ऑन देयर असाइंड चेयर्स ऑल द टाइम टू एनकरेज डिसिप्लिन। क्या है, कक्षा में जो बच्चे हैं जहां छात्र अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए हर समय अपनी निर्धारित कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। या फिर डी ऑप्शन है, क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर थिंकिंग टास्क विद कॉम्प्लेक्स ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। कक्षा जिसमें शिक्षक जटिल आदेश निर्देशों के साथ उच्च विचार कार्य देता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बच्चे का क्या है, जल्दी जल्दी से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, एक जगह रुक नहीं पाता किसी भी काम में, तो उसके लिए क्या है, वो सबसे बढ़िया है भाई उसे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल दो और फ्लेक्सिबल ही सीटिंग अरेंजमेंट दो, उसकी मर्जी, वो कहीं भी बैठे कैसे भी काम करे, उसके लिए ये इफेक्टिव है। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी तो मौज मस्ती करेंगे, फिर क्या उसके लिए इफेक्टिव है। और क्या है, वो अपने इंटरेस्ट से काम करे, जहाँ उसका खुद का इंटरेस्ट हो। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। बताओ भाई, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कोऑपरेशन लर्निंग, एक समावेशी कक्षा में दोस्त प्रणाली और सहयोग सीखने क्या है, शुड बी डिस्करेज स्ट्रांगली, कि इन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए यानी हतोत्साहित हो। शुड बी एक्टिविटी प्रमोटेड, क्या हो, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। या फिर विल लीड टू स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन, क्या है, रूढ़िवादिता गठन की ओर ले जाएगा। या फिर रिड्यूस द लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल, सभी के लिए सीखने के परिणामों को कम करेगा। भैया ऐसा नहीं है, अगर पीयर लर्निंग हो रही है, पीयर ट्यूटोरिंग हो रही है, बड़ी सिस्टम है और कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो इससे तो लर्निंग बढ़ेगी, इससे तो अधिगम होगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टीरियोटाइप इससे जुड़ जाएगा या स्टीरियोटाइप की तरफ जाएगा। ठीक है, और क्या है, इसे डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, इसे तो प्रमोट करना चाहिए। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो ये तो सबसे बढ़िया है, इसे क्या है, प्रमोट किया जाना चाहिए। यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। जेंडर से क्वेश्चन आज भी आया है और कल भी आया था। बताओ भाई, जेंडर क्या है। ए ऑप्शन है, डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के टाइम पे ही निर्धारित कर दिया जाता है। या फिर प्री डिटरमाइंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक,
कि क्या है पूर्व निर्धारित अनुवांशिक विशेषताएं हैं कि पहले से ही निर्धारित हो जाता है, या फिर एस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर की सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित यानी समाज द्वारा बनाया गया है सोशल कंस्ट्रक्ट है, या फिर एक इनेट क्वालिटी है, एक जन्मजात गुणवत्ता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है, बीएड में तो इसकी पूरी किताब ही है ना। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित है। भाई समाज ही तो बनाता है कि तुम लड़कियों ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम लड़के हो लड़कियों की तरह मत रहो, ठीक है, तुम लड़के हो तुम लड़की हो, तुम लड़के हो तुम लड़की हो, ये क्या है, समाज ने फिक्स किया है, ये समाज ने बनाया। तो ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जो कि फोकस करे ड्रिल पे और प्रैक्टिस पे, ऐसा कहती है एनईपी, या फिर इंक्वायरी ड्राइव इन और डिस्कवरी ओरिएंटेड यानी पूछताछ संचालित खोज उन्मुख होनी चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंटर होनी चाहिए कि क्या है, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित हो, या फिर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स कि परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो भाई एनईपी ये नहीं कहती तुम एग्जाम्स के लिए सीखो, ये कहती है कि अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ठीक है, और ना ही ये टीचर सेंटर्ड होती है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है, और ना ही फोकस करती है ड्रिल पे और प्रैक्टिस पे। किस पे फोकस करती है, एक्टिविटीज पे। तो ये भी कट गया, चल जा भाई, ये भी कट गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि ये फोकस किस पे करती है, इंक्वायरी पे, पूछताछ आधारित शिक्षण पे, और क्या है, डिस्कवरी पे कि बच्चा क्या है, खोज उन्मुख हो। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थपूर्ण सीखने को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। बताओ, लर्निंग इज लिमिटेड टू रिमेम्बरिंग फैक्ट्स गिवन इन टेक्स्ट बुक कि क्या है, अर्थ सीखना पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक ही सीमित है कि बस तथ्य याद कर लिए और काम खत्म, या फिर लर्निंग एक एक्टिव प्रोसीजर जो कि दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन लर्न आउटसाइड ऑफ द स्कूल, यानी लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसीजर क्योंकि बच्चा बाहर भी बहुत चीजें सीखता है। ठीक है, कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों को स्कूल के बाहर सीखने वाली जानकारी को ध्यान में रखती है। लर्निंग इज मीजरेबल बाय स्टैंडर्डाइज पेपर पेंसिल टेस्ट ओनली कि क्या है, लर्निंग मीजर किए जा सकती है किसके द्वारा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा, या फिर जो लर्निंग का प्रोसीजर इसमें बच्चे रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन किससे, सिर्फ टीचर से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, सिर्फ टीचर से ही इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं ऐसा नहीं है, स्कूल से भी करते हैं और बाहर की दुनिया से भी करते हैं, है ना, स्कूल से भी और आउटसाइड स्कूल से भी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लर्निंग को तुम किसी भी एक टेस्ट से माप सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और लर्निंग कोई लिमिटेड नहीं है कि तुम इसके फैक्ट याद कर लो बात खत्म हो गई, तो ये भी गलत है। सबसे बढ़िया है मीनिंगफुल लर्निंग को जो डिफाइन करता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जहां तुम इंफॉर्मेशन स्कूल से बाहर भी सीखते हो, स्कूल में भी सीखते हो, स्कूल से बाहर भी सीखते हैं। लर्निंग तो पूरे जीवन चलती ही रहती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। फिर से सेक्स और जेंडर का क्वेश्चन है जो कि आज भी आया है और कल भी आया है। द टर्म डैश रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस वेयर एज डैश रिफर्स टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट अ पार्टिकुलर कल्चर डीम्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन। शब्द डैश जैविक अंतर को संदर्भित करता है जबकि डैश उन लक्षणों और व्यवहार को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। बताओ भाई, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है। भाई सिंपल सी बात है, क्या है, सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तो आएगा सेक्स और यहाँ आएगा जेंडर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इधर तो लिंग ही लिंग लिख रहा है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। ईवीएस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति का समर्थन करता है। भाई इससे क्वेश्चन आया था कल इंटीग्रेटेड नेचर से। ए ऑप्शन है कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड। ईवीएस का कैसा नेचर है? इंटीग्रेटेड नेचर है, जिसके अंदर सोशल साइंस आता है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के ही ईवीएस मानी जाती है। ठीक है, चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, कि बच्चा समग्र तरीके से अपने पर्यावरण को देखता है। ये थीम बेस्ड है, सही बात है, ये विषय आधारित है। डी ऑप्शन है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं साइंस और सोशल साइंस के। तो भाई ऐसा नहीं है, साइंस के टॉपिक्स हैं, सोशल साइंस के, इसके अंदर तो साइंस के भी हैं, एनवायरनमेंट के भी, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक हैं ज़्यादातर। ठीक है, इन तीनों के तो मेनली है, इन्होंने दो ही दिए हैं, साइंस और सोशल साइंस। एनवायरमेंटल एजुकेशन के भी तो टॉपिक हैं, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, तो ए बी सी हमारे बी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। ये तो आप चुटकियों में खत्म कर देंगे, ये मैंने रख लिया है क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा है, क्या पता आगे पूछ लें। ठीक है, और शायद पूछा भी गया है एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सिलेबस का विषय है? बताओ कौन सी थीम है इसमें से? वर्क एंड प्ले, बी ऑप्शन है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। एनिमल्स यानी पशु, डी यानी पौधे, प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो सब थीम है और ये भी सब थीम है। बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि थीम पूछा है तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, बताओ भाई पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है? बताओ। ऑब्जर्वेशन हो सकता है मूल्यांकन के लिए, आकलन के लिए। कोऑपरेशन हो सकता है यानी सभी सहयोग करें। रिमेंबर यानी याद करना। रिकॉल यानी बार बार रिपीट करना, दोहराना। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन होंगे? ए बी होगा, ए सी डी, बी सी डी या फिर सी डी। भाई क्या है? ऑब्जर्वेशन भी पॉजिटिव वर्ड है, कोऑपरेशन भी, सहयोग भी, लेकिन रिमेंबर गलत है, नेगेटिव है। ठीक है, रिकॉल भी नेगेटिव है। ए और बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है कि क्या है? ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है। तो ए और बी ए ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। एलिफेंट से क्वेश्चन आ रहा है, आज भी आया है और कल भी आया है। बताओ, एलिफेंट के कुछ स्टेटमेंट हैं, इनमें से बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। अ हर्ड में है 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, क्या है? एक झुंड में 20 से 25 मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। बी ऑप्शन है मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे 4 to 5 ईयर्स, यानी जब 4 से 5 साल तक हाथी होता है, 4 से 5 साल का जो हाथी होता है वो तब तक ही झुंड में रहता है। तो क्या ये सही है? या फिर एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे, क्या है? एक वयस्क हाथी क्या है? 100 किलोग्राम तक पत्तियां और टहनी एक दिन में खा सकता है। एलिफेंट के जो झुंड होता है उसका हेड कौन होता है? ओल्डेस्ट फीमेल होती है, जो कि सब कुछ डिसाइड करता है। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे? ओनली ए होगा, सी और डी होगा, या फिर खाली बी होगा, या फिर ए बी डी होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? भाई ये क्या है? झुंड में 14 से 15 साल तक रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और हर्ड में झुंड में क्या है? 20 से 25 ही फीमेल होती हैं या यंग वंस होते हैं, तो ये भी नहीं है। ए ऑप्शन भी कट गया, बी भी कट गया। सी हमारा ठीक है कि ये एक दिन में क्या है? 100 किलोग्राम तक टहनी और पत्ते खा लेते हैं, और जो हेड होती है ग्रुप की वो क्या होती है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी बी ऑप्शन के अंदर ये दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन पे कंप्यूटर जी लॉक लगा दिया जाए। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, सर्दी बहुत ज़्यादा है। 26 देयर इज अ स्टेट इन अवर कंट्री वेयर इन रूरल एरियाज विलेजेस बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स द हाउसेज आर मेड अब ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी 10 से 12 फीट जमीन से ऊपर होते हैं, जो कि बने होते हैं किसके? बैम्बो पिलर्स के। द इनसाइड ऑफ द हाउस आर मेड ऑफ वुड, दिस स्टेट इज, यानी कौन से स्टेट की बात हो रही है? किस में पाए जाते हैं इस तरह के घर? क्या है? हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाके यानी गांवों में क्या है? भारी बारिश के कारण
घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फीट ऊपर बना दिया जाता है, क्योंकि ये घर बांस के खंभे से बने होते हैं। घरों के भीतरी भाग लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, कौन से राज्य की बात यहाँ हो रही है? उत्तराखंड की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या फिर असम की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इससे कल क्वेश्चन आया था, यहाँ बात हो रही है असम की। असम में इस तरह के घर पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। ये 27 तारीख का क्वेश्चन है। 27 तारीख में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पूछा गया था। मैंने इसलिए रखा है कि अगर क्या पता कल आ जाए या फिर रिपीट हो जाए तो आप भूले ना। कहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ हाइपर एक्टिव स्टूडेंट विद ADHD लाइकली टू हैव? क्या है जिनके अंदर ADHD होता है? अति सक्रिय छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना है? कौन सी विशेषता इनके अंदर पाई जाती है? किस रोग से ग्रस्त होते हैं? टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, क्या है? इनके अंदर बैठने की क्षमता होती है और चुपचाप काम करने की क्षमता होती है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। या फिर टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, यानी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इनका माइंड, इधर उधर पहुंच जाता है, एक जगह टिक नहीं पाता है। या फिर टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक किसी भी इंसान को ये सुन सकते हैं ध्यानपूर्वक, है भाई। या फिर एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेज विदाउट ब्रेक, कि बिना ब्रेक के क्या है पूरा पैसेज ये पढ़ लेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई ADHD होता है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, इनका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ये क्या है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन EVS क्लासेज? EVS कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? बताओ भाई किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग हो, लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शन हो, या फिर लर्निंग ऑफ डेफिनेशन हो, या फिर डिस्करेजिंग रोट लर्निंग हो? तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ लर्निंग हो? तो ये तो गलत है, पूरा डिटेल में सीखें। या डेफिनेशंस याद करें? तो ये भी गलत है। लेकिन ये ठीक है कि लर्निंग बाय डूइंग हो, यानी बच्चा क्या है करके सीखे, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले उसे। क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। भाई हमारा पेन नहीं चलेगा, चल गया। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी बच्चा क्या है अपने हाथों से, चल जा भाई, अपने हाथों से करके सीखे, चीज़ों को टच एंड फील करे। और क्या हो, डिस्करेज हो रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग क्या हो, हतोत्साहित हो, बच्चा क्या है एक्टिविटी बेस्ड सीखे। तो ए और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, जो कि कौन से ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, बी के अंदर। तो बी पे लॉक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। द नेचर ऑफ EVS इज, EVS की कैसी प्रकृति है? डिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेटेड है, या इंटर रिलेटेड है, या फिर स्टैटिक है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई EVS का नेचर क्या है, इंटीग्रेटेड है, यानी इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर सोशल साइंस भी है, सोशल साइंस है, साइंस भी इसके अंदर आता है। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इसके अंदर आता है। इन तीनों को मिला के ही EVS को मानते हैं कि EVS क्या है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इसके अंदर आता है। इसकी प्रकृति कैसी है, एकीकृत है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ EVS? कौन सा एक EVS का अच्छा तरीका नहीं है? क्या, कब? प्राइमरी लेवल पे। आस्किंग स्टूडेंट टू मेक ऑब्जर्वेशन, कि छात्रों को अवलोकन करने के लिए कहना। या फिर बी ऑप्शन है गिविंग कंसेप्चुअल फैक्ट्स इन क्लासरूम लेक्चर, क्या है क्लासरूम में जब लेक्चर दिया जा रहा हो तो कंसेप्चुअल फैक्ट्स दिए जाएं बच्चों को। या फिर फील्ड विजिट कराया जाए, या फिर वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज यानी वृत्त चित्र देखना, या फिर क्षेत्र का दौरा। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक है, नॉट पूछा है। तो भाई क्या है, बच्चे ऑब्जर्वेशन भी करें, ये भी ठीक है, फील्ड विजिट भी करानी चाहिए EVS में, डॉक्यूमेंट्रीज भी ठीक है, लेकिन
क्लासरूम लेक्चर नहीं दिए जाते। इसमें क्या है कि बच्चों को कंसेप्चुअल फैक्ट दें, तथ्य दे दें कि भैया ये डेफिनेशन तुम याद कर लो, तुम पास हो जाओगे। तो ये गलत है, बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। मिसेज मनीषा वांट्स टू क्रिएट अ बेटर ईवीएस लर्निंग एनवायरनमेंट, शी प्लान्स टू। श्रीमती मनीषा एक बेहतर ईवीएस सीखने का माहौल बनाना चाहती हैं। वह योजना बना रही हैं। कैसी योजना बना रही हैं कि टेक एक्स्ट्रा क्लासेस एवरी वीकेंड, यानी प्रत्येक सप्ताह अतिरिक्त क्लासेस लें। गिव नोट्स टू स्टूडेंट, कि बच्चों को नोट्स दें, या फिर मेक देम क्रैम द नोट्स, की नोट्स के रट्टे लगवा दें उन्हें, या फिर कंडक्ट अ सर्वे ऑफ नाइबरहुड, की क्या है पड़ोस का सर्वेक्षण करें, लेके जाएं उन्हें, सर्वे कराएं एक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, एक्स्ट्रा क्लास लगाएं तो ये भी गलत है, और बच्चों को नोट्स दे दें या उन्हें नोट्स याद कराएं तो ये तरीका गलत है। सबसे बढ़िया है कि उन्हें विजिट पे लेके जाएं, ठीक है, जिससे कि वो क्या है रियल ऑब्जर्वेशन करें। क्या करें, रियल ऑब्जर्वेशन करें, कॉन्क्रीट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बस क्वेश्चंस खत्म ही होने वाले हैं, कुछ ये एडिशनल क्वेश्चन है। इन्फरिंग मीनिंग इज, बताओ इन्फरिंग क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब निष्कर्ष किसके बेस पे निकालेंगे हम, टू इंड्यूस मीनिंग बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग, यानी क्या है तर्क के आधार पे या फैक्ट्स के तथ्यों के आधार पे, या फिर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड, ये समझना कि क्या इम्प्लाई करना है और क्या समझना है, या फिर टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स के खाली मीनिंग निकालना, या फिर किसी टेक्स्ट की समरी लिखना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इन्फरिंग का मतलब होता है कि मीनिंग निकालना किसके बेस पे, तथ्यों के बेस पे और तर्क के बेस पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। अ रीजनल डायलेक्ट इज, बताइए क्षेत्रीय बोली क्या होती है। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन, क्या है कोई भी स्पीच कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी बोले जाने वाली बोली जो एक क्षेत्र में बोली जाती है, एक रीजन में बोली जाती है, या फिर लैंग्वेज एक स्टेट की या फिर एक कंट्री की, या फिर कोई स्क्रिप्ट किसी रीजन की, किसी क्षेत्र की एक स्क्रिप्ट हो कि एक लाइन भाई बहुत फेमस है यहाँ की, जैसे जाटों की बोली है कुक्कर पुक्कर, ये फेमस है, तो क्या है एक स्क्रिप्ट फेमस हो। या फिर द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ अ रीजन, क्या है कोई भी रिटन लैंग्वेज या फिर किसी रीजन की क्या है लिटरेचर। तो बताइए क्या होगा भाई, रीजनल डायलेक्ट क्या होती है, किसी भी एरिया में बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन, किसी भी क्षेत्र की भाषा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सा एक सही है। साइन लैंग्वेज यानी इशारों से बात करना। ठीक है, जैसे जिन लोगों को सुनता नहीं है उन्हें इशारे में समझाना। ठीक है, ए ऑप्शन है देयर इज ओनली वन साइन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नहीं भाई 3 तरह की साइन लैंग्वेज होती है, तो ये गलत है। साइन लैंग्वेज इज नॉट अ नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल क्यों नहीं होती, इसके लिए का क्या सीखना पड़ता है, पानी चाहिए तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज, या फिर साइन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ गेस्चर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई साइन लैंग्वेज के अंदर गेस्चर भी आते हैं, इमोशंस भी आते हैं, एक्शंस भी आते हैं, बॉडीली मूवमेंट भी आता है, तो ये क्या है एक नेचुरल लैंग्वेज है। क्या है, एक नेचुरल लैंग्वेज है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, डी से ज़्यादा बेटर सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, बताओ इंडिया की लैंग्वेज जो है एजुकेशन पॉलिसी में वो क्या कहलाती है, लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, या फिर मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश, या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। बताओ भाई कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर आता है, तो ये आता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर, जो कि कोठारी कमीशन ने दिया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग, ग्रामर के बारे में कौन सा एक ठीक है, कि क्या है लर्नर्स मूव फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग, कि क्या है पहले रूल सीखें फिर मीनिंग पे जाएं, ये सही है। या फिर
रूल्स ऑफ ग्रामर नीड टू बी लर्न फर्स्ट की रूल सबसे पहले क्या जरूरी है कि रूल याद कर लें ग्रामर के। या फिर लर्नर्स मूव फ्रॉम मीनिंग एंड यूज टू फॉर्म कि क्या है पहले अर्थ पे जाएं, पहले यूज करें उसके बाद उसकी फॉर्म पे जाएं। या फिर ग्रामर लर्निंग इज लाइक कंटेंट सब्जेक्ट लर्निंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ग्रामर लर्निंग क्या है, हमें पहले यूज करनी आनी चाहिए उसके बाद हम उसके रूल्स पे जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमें पढ़नी भी ग्रामर ऐसे ही चाहिए कि संदर्भ में पहले उसे यूज करें फिर उसकी फॉर्म पे जाएं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बताइए अ टीचर गिव्स हर लर्नर्स अ सेट ऑफ 5 वर्ड्स। टीचर क्या है 5 शब्दों का कोई भी एक सेट दे रहा है बच्चे को डे टू डे कंटेक्स्ट यानी संदर्भ से जुड़ा हुआ, और बच्चों से कह रहा है कि फाइंड आउट करो ऐसे वर्ड जो कि इसमें बी फ्रेंड हो। चलेगा नहीं हमारा पेन है। ईच वर्ड शुड हैव एट लीस्ट 5 वर्ड्स फ्रेंड। लेकिन उस समूह में क्या है कुछ ऐसे 5 शब्द हैं जो कि बी फ्रेंड है। तो व्हाट इज द वोकेबलरी लर्निंग स्ट्रेटेजी नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड वेब कहलाएगा या वर्ड फॉर्मेशन या फिर कोलोकेशन या फिर लेक्सिकल चंक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बी फ्रेंड वर्ड्स जो होते हैं कि यानी एक वर्ड जुड़ गया दूसरा वर्ड जुड़ गया और क्या है कि स्पेसिफिक मीनिंग निकलना। जैसे कि क्या है इंजन होता है, पावरफुल इंजन हम बोलते हैं, पावरफुल इंजन, इसका क्या है कि स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। ठीक है, जंक फूड, खाली फूड भी तो बोल सकते हैं, या फास्ट फूड, क्या है इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। बाहर का खाना खा रहे हैं तो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इंजन है तो पावरफुल इंजन है। तो ये क्या है बी फ्रेंड वर्ड है, तो इसे हम बोलते हैं कोलोकेशन। सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये बी है ये सी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये 38। अब लास्ट क्वेश्चन है तो भाई ठीक है 38 क्वेश्चन। चलो बस यहीं पे क्लास ख़त्म होती है। तो बताइए आपका स्कोर क्या रहा, बताएंगे तो आप हैं नहीं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, अगर पुराने हैं अरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत जल्दी से कर दो, और दूसरा चैनल भी कर दीजिए, सपोर्ट करो यार इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी। वहाँ बीएड की क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, पीपीटीज रेडी कर रही हूँ आपकी। फिर क्या है एकदम आपको सारी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की क्या है एक एक टॉपिक मैं वहाँ कराऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है यूपी टेट का स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है।